नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपके हर क्यों का जवाब छिपा है आपकी कुंडली में। देखिए कालचक्र। जी हाँ, आपने भी अपनी कुंडली में ग्रह, नक्षत्र और लग्न के बारे में बहुत बार सुना और जाना होगा, लेकिन क्या आपने कभी कुंडली में करण का नाम सुना है? कुंडली में करण का क्या महत्व है? किस करण में आपका जन्म हुआ है और उस करण का आपके व्यक्तित्व और आपके आज और आपके आने वाले कल पर क्या प्रभाव पड़ता है, यही आज बताएंगे पंडित जी। और ध्यान से पंडित जी को सुनिएगा और बने रहिए कालचक्र के साथ। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर इसके लिए नोट कर लीजिए, नंबर है 012066524111। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि आपने ग्रह, नक्षत्र, इन सब के बारे में बहुत बार सुना होगा। पंडित जी ने बहुत बार आपको बताया भी है। प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी आज आपको करण के बारे में बताने वाले हैं। आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये होता क्या है, तो आज तमाम सवालों के जवाब करण से जुड़े हुए पंडित जी देंगे। तो आइए अपनी चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। कालचक्र में पंडित जी कई बार आपको बहुत सारी जानकारियां देते हैं, लेकिन कई बार कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो बहुत अलग और नई हैं। उनके बारे में जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आज पूरे शो में पंडित जी आपको गर करण से जुड़ी खास जानकारी देंगे। अपनी चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले कुंडली में करण के महत्व के बारे में जानेंगे और गर करण से जुड़ी खास जानकारी भी पंडित जी से लेते हैं। सबसे पहले पंडित जी, ये नया है मेरे लिए भी और तमाम जितने दर्शक अभी कालचक्र देख रहे हैं उनमें से हो सकता है ना सुना हो किसी ने, तो सबसे पहले गर करण के बारे में ही बताइए। देखो, ऐसा विपनेश, ज्योतिष के और तमाम विषयों पर चर्चा हो चुकी है, या हमने की है या अन्य दूसरे विद्वानों ने की है, लेकिन की है। लेकिन करण एक ऐसा विषय है जो महत्वपूर्ण होते हुए भी लोगों के मुख से चर्चा में नहीं है, जिससे हम लोग पंचांग, जिसे हम पंचांग कहते हैं, जिससे हम मुहूर्त देखते हैं, ठीक है ना। अब शताब्दी पंचांग हो गया, 10 वर्षीय पंचांग हो गया, वार्षिक पंचांग हो गया। जो पंचांग होता है उसका नाम पंचांग ही क्यों होता है? षष्टांग क्यों नहीं होता? सप्तांग क्यों नहीं होता? पंचांग ही क्यों होता है? पंचांग इसलिए होता है कि उसके 5 अंग होते हैं जी। पंचांग का मतलब जिसके 5 अंग हों। 5 अंग वो हैं क्या? तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण। ये 5 चीजों के मिश्रण को पंचांग कहते हैं। तिथि माने परिवार से लेकर के पूर्णिमा तक जी, अमावस्या भी उसमें इंक्लूड है। वार माने सोमवार से लेकर रविवार तक। नक्षत्र माने अश्विनी से लेकर रेवती तक। और योग माने सिद्धि व्यतिपात से लेकर के भीष्टि तक। और करण, गर, बणिज, तैतिल, ये सब जो 11 करण हैं, इन 11 करणों का समूह जो है ये पंचांग का निर्माण करता है। अमूमन क्या होता है कि लोग अपने कुंडली में ये जान लेते हैं कि मैं किस नक्षत्र में पैदा हुआ हूं जी। और दिल्ली के लोग सबसे ज्यादा, दिल्ली और हरियाणा के लोग सबसे ज्यादा ये जानना चाहते हैं, कुछ राजस्थान के लोग भी, कि कौन से पाया में जन्म हुआ है। बड़ा बेचैन रहते हैं पाया जानने के लिए। कौन से पाया में जन्म हुआ है? तो 2 पाया होता है, एक मतलब कि नक्षत्र का पाया होता है, एक राशि का पाया होता है। और ये पाया जो है लोहे का होता है, चांदी का होता है, सोने का होता है, तांबे का होता है। सोने का पाया और लोहे का पाया बहुत बुरा होता है। तांबे और चांदी का पाया अच्छा होता है जी। तो राशि का पाया और मतलब कि नक्षत्र का पाया अगर दोनों सोने के या लोहे के हो जाए तो ऐसे जातक के जीवन में बहुत उथल पुथल होती है। लेकिन अब यही बात, जैसे हम बनारस में पैदा हुए हैं ना, तो वहाँ बनारस के पंडित या बनारस की जनता कभी ज्योतिषी से नहीं पूछती है कि कौन से पाए में जन्म हुआ है।
कभी नहीं पूछती है। कम से कम 40 साल मैंने वहाँ पंडिताई की है, एक भी आदमी मुझसे ये पूछने वाला नहीं था कि हमारा बच्चा किस पाए में पैदा हुआ है। मतलब पैर? हाँ, पाया माने पैर, किस पाए में पैदा हुआ, किसी ने नहीं पूछा। लेकिन यहाँ हर 2 में से एक आदमी ये जरूर पूछता है, बच्चा किस पाए में हुआ है गुरुजी, कौन सा पाया है। तो यहाँ पाया देखते हैं। समझ रहे हो ना हमारी बात को? जी। हाँ, तो अब उसी तरह से करण की बात है। अब जैसे मैं भी लगभग अब 18 साल हो रहे हैं टेलीविजन पे प्रोग्राम करते हुए, और इस चैनल में भी 14 साल पूरे होने वाले हैं जी। करण पर मैंने भी प्रोग्राम, जहां तक मुझे याद है शायद ही किया हो, मुझे याद है नहीं किया तो होगा। इसी से सवाल है, आपने कहा कि पंचांग गर करण से मिलकर बना है, जो 5वां है। हाँ। तो इसकी चर्चा इतनी कम क्यों है? इसकी चर्चा इसलिए कम है कि ये बहुत शीघ्र गति से बीतने वाला है। ओके। चंद्रमा के 6 डिग्री बीतते तक ही इसका भोगमान होता है जी। और ये फटाफट बदलता है, ठीक है, और इसलिए इसकी इतनी चर्चा नहीं होती है। लेकिन जो सचमुच में ज्योतिष के मर्मज्ञ हैं वो इन विषयों पर भी ध्यान देते हैं, ठीक है ना। अब जैसे आपने गर्करण की बात पूछी जी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि गर्करण क्या होता है। चंद्रमा जब 6 डिग्री पूर्ण कर लेता है तब एक करण पूरा हो जाता है, और एक तिथि में 2 करण होते हैं, एक पूर्वार्ध में और एक उत्तरार्ध में। कुल मिलाकर 11 करण होते हैं। हर करण हमारे व्यक्तित्व पर प्रभाव डालता है। हर करण हमारे कार्यों की सफलता असफलता को निर्धारित करता है। हर करण हमारे सुख और दुख का निर्णायक भी होता है। तो जरा एक बार अपनी कुंडली को भी आप देख लीजिए कि आपका जन्म किस करण में हुआ है। आज मैं आपको उन 11 करणों के बारे में बताना चाहूंगा जो आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। इसमें सबसे पहला करण जो है वो गर्करण है। उसके बारे में पहले आप जान लीजिए। अगर आप अब तक इससे अनजान हैं, अनजान होंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि अनजान होंगे, और ये विषय बिल्कुल नया और बिल्कुल चर्चा का एकदम नया विषय है। तो इसलिए अगर कागज कलम हो तो इस जानकारी को लिखिए तो मजा आ जाएगा। क्योंकि मैं प्रोग्राम कर रहा हूं तो मुझे भी याद है, शायद ये विषय एकदम अछूता है जिसे आज मैं छूने का प्रयास कर रहा हूं। अब पहला करण जो होता है वो गर्करण होता है। गर्करण एक गतिशील करण है, ये चलायमान है, इसे प्रौढ़ माना जाता है, और इसकी अवस्था जो है वो बैठी हुई मानी जाती है। तिथि में गर्करण बार बार आता है, यह एक सौम्य करण माना जाता है। गर्करण की स्वामिनी जो है वो पृथ्वी है। पृथ्वी के प्रभाव से गर्करण में पैदा हुए लोगों के अंदर सहनशीलता और धैर्य का गुण होता है। गर्करण का वाहन जो है वो हाथी है। जैसे हाथी स्थिर प्रवृत्ति है, कुत्ते के भौंकने पर हाथी कोई चंचलता या हरकत नहीं करती है, उसी तरह से गर्करण में पैदा हुए लोग अपने लक्ष्य के प्रति इतना समर्पित होते हैं कि अगर उन्हें कोई दूसरा डिस्टर्ब करना चाहे तो उस डिस्टर्बेंस को वो एवॉइड करके वो अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहते हैं। ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है गर्करण में पैदा हुए लोगों का। जैसे हाथी को बहुत कुत्ते भौंक करके परेशान नहीं कर पाते हैं, उसी तरह से गर्करण में पैदा हुआ जो बालक होता है वो अपने लक्ष्य को देखता है, अपने टारगेट को देखता है, उसे बीच में कौन डिस्टर्ब कर रहा है उन सब चीज़ों को एवॉइड करते हुए वो आगे बढ़ता है, और इसीलिए वो अपने ज़िंदगी में सफल रहता है। मैं यही बताना चाहूँगा, जैसे गर्करण के बारे में बताया ऐसे मैं और 10 करण के बारे में बताऊंगा। अगर आप नोट कर लें और अपनी कुंडली से इसका मिलान करें तो निश्चित रूप से आपको आनंद आएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि आज का विषय हमारे लिए एकदम रोचक है और आपके लिए भी ये रोचक है और एकदम नया है। जैसा कि पंडित जी ने बताया, इस पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होती है लेकिन काफी अहम है। आगे हम पंडित जी से ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म
गर्करण में हुआ है तो उसका व्यक्तित्व कैसा होता है, ये पंडित जी आगे बताएंगे। लेकिन अभी हम राशिफल की शुरुआत कर लेते हैं और इस क्रम में सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। तो कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति आपकी, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय आपके लिए, शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या है, जान लेते हैं। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके धन भाव का स्वामी शुक्र व्यय भाव में है। आज आपको पैसे की कीमत समझ में आएगी। आज ऐसी परिस्थिति का निर्माण कुछ समय के लिए हो सकता है जब आपको पैसे की अहमियत समझ में आएगी, क्योंकि आपका धनेश व्यय भाव में राहु के साथ है और आप दूसरों के ऊपर कोई जबरदस्ती काम न थोपें। परिवार में सुख शांति रहेगा, सेहत भी आपकी ठीक रहेगी, लेकिन ज्यादा यात्रा करना आपके लिए नुकसानदायक होगा। किसी धर्म स्थान में हो सके तो झंडा लगवा दीजिए। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। आइए आगे बढ़ते हैं, वृषभ राशि की बात कर लेते हैं, जान लेते हैं आपकी आज की आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, काम का, रिश्ते और सेहत क्या है, आज का उपाय आपके लिए, शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या है, जानते हैं। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, वो ये कि आपका राशि स्वामी शुक्र इस समय आपके आमदनी के स्थान में बैठा हुआ है और आपके राशि में बृहस्पति है। बृहस्पति शुक्र का इत्तेसाल हो रहा है। ऐसे में आज अगर आप चाहें तो बड़े से बड़ा कर्ज चुका सकते हैं। अगर साझेदारी में काम है तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा और अपने से जुड़े हुए लोगों के द्वारा आज आपको गुड न्यूज, शुभ समाचार मिल सकता है। और अगर सेहत खराब है तो विश्वास करिए, सेहत में भी चमत्कारिक सुधार की संभावना दिखाई दे सकती है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी लापरवाह होंगे तो आपका कोई नाजायज फायदा उठा सकता है। अगर हो सके तो आज आपको एक पीपल का पेड़ लगाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। कालचक्र दर्शक विनोद जी पानीपत से हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत आपका कार्यक्रम में। अपना सवाल पंडित जी से पूछिए। मैं विनोद पानीपत से बोल रहा हूँ जी। मेरा सवाल ये है कि मेरे लड़के की डेट ऑफ बर्थ 8 मई 1992 है और मैं उनके भाग्य के बारे में जानना चाहता हूँ। चलिए, मैं आपको बता ही देता हूं कि बुध और शुक्र की द्वितीय द्वादश स्थिति है और जो आपने प्रश्न किया उससे द्वितीय सप्तम बृहस्पति शुक्र है। बृहस्पति शुक्र का इत्तेसाल है। अभी वर्तमान तो उनका बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन भविष्य ठीक होने की संभावना है। अब देखिए, वो हो गए 32 साल के और उनका भाग्योदय होगा 35वें वर्ष में। अभी उनके भाग्योदय में 3 वर्ष का समय बाकी है। अभी उनको चाहिए, मेरी समझ से अभी उनको चाहिए कि रोज सुबह स्नान करके सूर्य को जल दिया करें और 10 बार दुर्गा चालीसा का 100 दिनों तक पाठ करें, तो ये इनके भाग्य के लिए 4 चांद होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि पंडित जी, मैंने अगला सवाल पहले ही दर्शकों को बता दिया था मैं क्या पूछने जा रही हूँ आपसे। अगर कोई व्यक्ति गर्करण में जन्म लेता है तो वो उसका व्यक्तित्व कैसा रहेगा, आदतें कैसी रहेंगी, कुल मिलाकर वो कैसा रहता है? देखो, मैंने बताया एक बात, मूल बात मैंने बताई कि जैसे हाथी जाती है और कुत्ते बहुत भौंकते हैं, फिर भी हाथी अपना न तो रास्ता छोड़ती है और न उत्तेजना में आती है। उसी तरह से गर्करण का वाहन हाथी होने के कारण इसमें जन्म लेने वाला व्यक्ति जो होता है एकदम मस्त मौला होता है। अब मस्त मौला का मतलब ये नहीं कि वो गांजा बीड़ी सिगरेट पी करके पागल रहता है। मस्त मौला का मतलब भविष्य की चिंताओं से मुक्त, पिछड़ी बातों को याद न करने वाला और वर्तमान में जीने वाला और अपने काम में मगन होता है। मस्त मौला का मतलब ये नहीं होता है कि चाहे जो लूट जाए और चाहे जो हो जाए, इसका मतलब मेरे यहाँ कहने का मस्त मौला नहीं है। मस्त मौला का मतलब जिसने पिछली बातों का रोना नहीं रोना है
और जिसे भविष्य की चिंता नहीं करना है, जिसे वर्तमान में जीना है और खुश होकर जीना है, उसे कहते हैं मस्त मौला। ऐसे लोगों को नींद बहुत प्रिय होती है और ये कभी कभी आलसी भी होते हैं। गर करण में जन्म लेने वाले व्यक्ति खाने पीने के शौकीन होते हैं। गर करण में जन्म लेने वाले लोग शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन जब इनको क्रोध आता है तो ये अपनी सीमा भूल जाते हैं। समाज में इनको मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिलती है। गर करण में जन्मे लोग कभी भी भाग्य के भरोसे नहीं रहते हैं। गर करण में जन्मे व्यक्ति को अपने माता पिता से बहुत लगाव होता है। रिश्तेदारों से भी गर करण में जन्मे व्यक्ति के रिश्ते अच्छे होते हैं। परिजनों का सहयोग उसकी सफलता में अहम भूमिका निभाता है, ये मेरा ज्ञान कहता है। जय मां विंध्यवासिनी। और कालचक्र दर्शक सुधा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। सुधा जी, स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। गुरुजी राधे राधे। श्री राधे। गुरुजी मेरे 2 सवाल हैं। एक तो मेरे बेटे का जन्म है सन 89 का 25 अप्रैल 5 बजे का जी, शाम के 5 बजे का। और एक मेरे दामाद का मुकदमा है, जमीन नाम हो गई लेकिन कब्जा नहीं मिल रहा। क्या करना चाहिए बताओ। मेरे बेटे के रिश्ते बहुत आते हैं लेकिन सेट नहीं होती। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा सुधा जी, आपके पुत्र भाव का स्वामी बुध और उससे सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति, बुध और बृहस्पति दोनों का चतुर्थ दशम संबंध है। आपके बेटे में के विवाह में महाविलंब हो रहा है। आपका बेटा 36 साल का हो गया है और इसके विवाह में महाविलंब हो रहा है। और अभी भी योगायोग को देखते हुए हम कह सकते हैं कि 8 मई 2025 के पहले कहीं से इसका विवाह तय होने का संकेत नहीं है। 8 मई 2025 के बाद ही इनके विवाह तय होने का संकेत होगा। हाँ सुधा, ये भी एक बात जान लो कि तुम्हारे पुत्र भाव से दशम भाव का स्वामी बृहस्पति जो व्यय भाव में है, तो ये आपके पुत्र जी अभी आजीविका के रूप में बहुत संतुष्टिपूर्ण जीवन नहीं जी रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो आप अपने सुपुत्र से कहिए कि ये रोज उठ करके सुबह नहाया करें, सूर्य को जल दिया करें और कम से कम एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ किया करें, ताकि इनका भाग्य इनके लिए सहायक हो। दूसरा प्रश्न जो आपने किया है अपने दामाद के बारे में, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके दामाद भाव का स्वामी चंद्रमा और उससे चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र, चंद्रमा शुक्र की परस्पर शत्रुवैरा दृष्टि है, इसलिए जमीन पर इनका नाम चढ़ने में विलंब हो रहा है। अगर कोशिश करेंगे तो मुझे विश्वास है कि अभी से लेकर के अप्रैल के महीने तक इनका नाम चढ़ जाएगा। लेकिन शुक्र के साथ राहु है, इनका अपोजिशन करने वाला भी काफ़ी मजबूत है, जिसके कारण नाम नहीं चढ़ रहा है। अगर ये दुर्गा चालीसा का पाठ 10 पाठ नवरात्रों में 9 दिन लगातार कर लें तो मुझे विश्वास है इन्हें सफलता मिल जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। आज आपका दिन कैसा रहेगा, आपका भाग्य आपका कितना साथ दे रहा है, ये जान लेते हैं। आज मिथुन राशि के जातकों का ग्रह गोचर अच्छा है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि मिथुन राशि का स्वामी बुध भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। तो भाग्य स्थान में अगर बैठेगा तो लग्न को स्नेहा दृष्टि से देखेगा। तो अगर संपत्ति से जुड़ा कोई आप निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए फायदेमंद होगा। लेकिन नौकरी में आप दबाव महसूस कर सकते हैं, जिसके कारण आप अच्छा काम नहीं कर पाएंगे और पारिवारिक तनाव आपको परेशान कर सकता है। मानसिक तनाव के कारण शरीर में दर्द हो सकता है। निराश न हो, बुरे समय से सबक लें और आगे बढ़ें। किसी भूखे व्यक्ति को, जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। एक झारखंड से कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत आपका कार्यक्रम में। अपना नाम बताकर प्रश्न करें पंडित जी से। जी पंडित जी प्रणाम। मैं अंजू कुमारी। क्या नाम है? अंजू कुमारी नाम है जी।
मेरा बर्थ डेट है 3775। जी जी, मैं अपने तीनों बच्चों के बारे में और अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी, पहली बच्ची का नाम है प्रियम भारती और उसका बर्थ है 3 सितंबर 2003 और दूसरे का है प्रांजल भारती 29 नवंबर 2006। चलिए, प्रश्न कुंडली में इतने लंबे चौड़े प्रश्न का उत्तर नहीं होता है, और प्रश्न कुंडली में जो होता है, प्रश्न कुंडली का सटीक जवाब पाने के लिए एक ही प्रश्न होता है और उस प्रश्न का एकदम दावे के साथ कंक्रीट जवाब दे सकता हूँ। और 100 प्रश्न आप करेंगे और हम अगर आपके संकोच में आके कुछ बोलें और सही ना हो तो कल को आप कहेंगे कि पंडित जी तो ऐसे बोलते हैं। तो इसलिए थोड़ी लालच कम करिए और जब टेलीफोन लगे तो एक प्रश्न करिए, उसका सटीक आपको जवाब मिलेगा। तो अंजू जी, मैं आपके पहले बच्ची के बारे में बता देता हूँ कि आपका पंचम भाव जो है वो सूर्य का भाव है, जो सूर्य शनि बुध के साथ है और उससे भाग्य भाव का स्वामी शुक्र है, और शनि और शुक्र की द्वितीय द्वादश स्थिति है। अभी सबसे बड़ी बच्ची का आपके भाग्य ठीक नहीं चल रहा है। मुझे विश्वास है कि 29 मार्च 2025 के बाद जब शनि का ट्रांजिट बदलेगा, गोचर बदलेगा, तो उसके जीवन में अच्छाइयाँ शुरू होंगी। उसको चाहिए कि पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार की शाम सरसों के तेल का दिया जलाया करे और पीपल के पेड़ में कच्चा सूत 7 बार लपेटे। ये उपाय करने से उसका भाग्योदय हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। हम भी आपसे अपील करते हैं, जैसे कि पंडित जी ने आपको बताया कि आपके बहुत सारे सवालों का जवाब देना आसान नहीं है, संभव नहीं है, तो कोशिश करें कि आप एक सवाल महत्वपूर्ण पूछें, सही पूछें, सटीक पूछें, तो पंडित जी आपको उत्तम उत्तर दे पाएंगे। आइए कर्क राशि की बात कर लेते हैं। कैसा रहेगा आज आपका दिन, भाग्य कितना साथ देगा, जान लेते हैं। देखिए, कर्क राशि के जातकों के बारे में बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी चंद्रमा अभी भी केतु के साथ ग्रहण दोष में कन्या राशि में बना हुआ है। अच्छा, एकादश भाव का स्वामी शुक्र जो है वो लग्नेश के साथ परस्पर सप्तम है। अगर आप सोच समझ करके कोई निवेश करेंगे तो उससे आपको लाभ होगा, और अगर कुछ खरीदारी करेंगे तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। लेकिन अब चंद्रमा और शुक्र की प्रत्यक्ष वैरा दृष्टि इस बात का संकेत कर रही है कि आपको अपने पार्टनर से, लाइफ पार्टनर नहीं, बिजनेस पार्टनर से कुछ विरोध का भी सामना करना पड़ सकता है। वैवाहिक जीवन आपका सुखी रहेगा। डाइजेशन, पाचन क्रिया आपकी थोड़ी सी कमजोर हो सकती है। ज़्यादा भावुक होने से बचिए, और घर में अगर तुलसी का पौधा नहीं है तो तुलसी का पौधा लगा लीजिए। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। और गणेश जी मध्य प्रदेश से हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। राम राम पंडित जी। राम राम। मेरा नाम गणेश है, मैं मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ सर। मेरा जन्म तारीख है 24 अक्टूबर 1993, मध्य रात्रि का वार रविवार जी। मैं अपनी शादी के बारे में पूछना चाहता हूँ सर, और भविष्य कैसा रहेगा। शादी के बारे में क्या जानना चाहते हैं? शादी कब तक होंगी और मेरा भविष्य कैसा रहेगा, आगे भविष्य में क्या करना है सर। देखिए, शनि और सूर्य दोनों इस समय जो है वो कुंभ राशि में बैठे हुए हैं और दोनों में 21 डिग्री का अंतर है। विवाह में तो वैसे भी आपके विलंब हो चुका है, अब आप 33 साल के होने जा रहे हैं। आपके विवाह में ये काफ़ी विलंब हुआ है और मुझे लगता है कि अभी भी विलंब की स्थिति बनी हुई है। आपका विवाह शीघ्र हो सके, इसके लिए आपको चाहिए कि आप नित्य प्रातः उठ करके सूर्य को जल दिया करें, और जल देने के बाद कम से कम दुर्गा चालीसा का पाठ, विंध्येश्वरी चालीसा का पाठ सुबह शाम जरूर कर लें। ऐसा देखो, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तुम्हारे आजीविका भाव का स्वामी मंगल अपने भाव से सदाष्टक योग बना रहा है। अभी आप अपने पैरों पर ठीक ढंग से मजबूती से खड़े नहीं हो पाए हैं। आप अपने उत्तरदायित्व का भी अच्छे से निर्वाह नहीं कर सकते, इसलिए भी आपके विवाह में ये समस्या पैदा हो रही है। इसलिए
अगर आप भगवती दुर्गा की आराधना करना शुरू करेंगे और नित्य प्रातः सूर्योदय तक उठ जाएंगे, दिनचर्या अपनी ठीक रखेंगे, तो आपका भाग्योदय होगा, आप सफल होंगे, आपका सुंदर विवाह होगा, आपका सुंदर भविष्य रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। आज से अपनी कुंडली पर जरूर करें गौर और ये पता लगाएं कि किस करण में हुआ है आपका जन्म, क्योंकि आज पंडित जी आपको घर करण से जुड़ी खास जानकारी दे रहे हैं। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं घर कुंडली से जुड़े लोगों की, जिनका जन्म घर करण में हुआ है। ऐसे लोग कैसे इनकम कमाते हैं, आइए जान लेते हैं। तो पंडित जी, अपनी जो फील्ड जो भी जिसमें वो काम कर रहे हैं, कैसे रहते हैं, कितनी शोहरत पाते हैं ऐसे लोग? देखो विपनेश, वैसे तो करण 11 होते हैं, लेकिन हमने ये निर्णय किया है कि एक एक करण के बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे जी। आज हम गर करण के ही बारे में और इसके विविध आयामों पर चर्चा कर रहे हैं कि गर करण के अंतर्गत पैदा हुए लोगों का व्यक्तित्व कैसा होता है, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी होती है, उनकी वर्किंग स्टाइल कैसी होती है, उनकी लाइफ, फैमिली लाइफ कैसी होती है। तो इन सब विषयों पर विस्तार से आज हम चर्चा कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि शेष 10 करण में पैदा हुए लोगों के बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे आगे प्रोग्राम में करेंगे, दूसरे एपिसोड में करेंगे। गर करण में जन्मा व्यक्ति पहली बात तो कर्मठ होता है, क्योंकि पृथ्वी तत्व इसके अंदर होता है, इसलिए कर्मठता होती है। और अपनी मेहनत से ही वो अपने भाग्य का निर्माता बनता है। मतलब कुल मिलाकर आप ये कह सकते हो कि पुरुषार्थी व्यक्ति होता है। जैसे कहते नहीं है, एक भाषा है कि वीर भोग्या वसुंधरा, मतलब वसुधा का सुख, पृथ्वी का सुख उसी को मिलता है जो वीर है। यहाँ वीर का मतलब केवल युद्ध करने से और गोली तोप चलाने से नहीं है। यहाँ वीर का मतलब है जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए उचित मार्ग का अनुसरण करके और अनवरत लगा रहता है, वही वीर है। गर करण में जन्म लेने वाले लोग धर्म कर्म में रुचि रखते हैं, आस्तिक होते हैं और ऐसे व्यक्ति प्रायः न्यायप्रिय होते हैं और विरोधियों में उनका भय रहता है। गर करण में जन्म लेने वाला व्यक्ति बातचीत में निपुण और वाद विवाद में आनंद लेने वाला होता है। गर करण में जन्म लेने वाले व्यक्ति को भूमि या मकान से आमदनी होती है। ऐसे लोगों की रेंटल इनकम बहुत होती है। गर करण में जन्म लेने वाले व्यक्ति खेती करके भी आमदनी अच्छी अर्जित करते हैं और इनके पास खेती योग्य भूमि भी होती है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे भी पंडित जी से हमारी बातचीत जारी रहेगी, लेकिन अभी हम सिंह राशि की बात कर लेते हैं। आपका पूरा दिन आपका कैसा रहने वाला है, आज ये जान लेते हैं। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी सूर्य इस समय बुध और शनि के साथ सप्तम भाव में कुंभ राशि में गोचर कर रहा है। इस समय सूर्य देव 4 अंश 29 कला पर गोचर कर रहे हैं। अब आपके द्वितीय भाव का चंद्रमा और द्वितीय बुध की स्थिति सूर्य के साथ होने के कारण आपको निरंतर धन लाभ होने की संभावना दिखाई दे रही है। समझदारी और प्रयास ये आपको सफलता दिलाएंगे। अगर आप विवाह योग्य हैं तो शादी के लिए रिश्ता आ सकता है और स्पष्ट मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा। स्पष्ट और साफ बात बोलें, गलतफहमी से बचें। अगर हो सके तो किसी असहाय की मदद करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। और छत्तीसगढ़ से निरुपमा जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। आपका कार्यक्रम में स्वागत है। अपना सवाल पंडित जी से पूछिए। पंडित जी हेलो। हाँ बोलिए। पंडित जी आपको बहुत बहुत प्रणाम। हाँ सदा सुखी रहिए। पंडित जी आपसे ना मेरी बात हुई थी 10 दिन पहले। मेरे बेटे के बारे में पूछी थी। वो तो आप उसका नाम साथ, तो आप बताए थे कि उसको स्वास्थ्य अच्छा रहता, उसका भविष्य उत्तम हो।
के लिए बेटा अब 2 ग्राम नाग को बनवा लो और 26 फरवरी को अभिषेक करके और किसी ब्राह्मण को दे दो मंदिर में। तो पंडित जी मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी मम्मी के घर ना वो पूजा होती है, उसमें 4 सालों से बैठती हूँ, पूजा भी करती हूँ, 5 पंडित पूजा होती है, तो क्या मैं ये चीजें अपने घर कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है और एकदम कर सकती हैं, अच्छे से कर सकती हैं। उस उपाय को करिए, आपको लाभ मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पंडित जी, अब सवाल ये है कि जो व्यक्ति, इन ऐसे व्यक्तियों का पारिवारिक जीवन कैसा रहता है जो गर्भ करण में जन्म लेते हैं? ठीक बात है। जैसे 27 नक्षत्रों में पैदा होने वाले व्यक्तियों का एक स्पेसिफिक चरित्र होता है, 12 राशियों में पैदा हुए लोगों का एक चरित्र होता है ना। जैसे वृषभ राशि है, वृषः स्थिरः स्त्री शीतरुक्षौ यामेट शुभुर्वायु निशा चतुष्पात श्वेतोति शब्दो विष्मोदयोष्ण मध्य प्रजा संघवनस्त शूद्रो। अब मेष राशि का जो लक्षण मैंने बताया है, अगर इन लक्षणों को आप जान जाएं और ध्यान से किसी व्यक्ति का चेहरा देखें तो आपको पता लग जाएगा कि ये वृषभ राशि का व्यक्ति है। उसी तरह से प्रत्यक्ष समीरा सुखभा द्विपाना द्वंद्वम दुमूर्तिम विषमोदयोष्ण मध्य प्रजा संघवनस्त शूद्रो स्नेग्न दिने तथोग्रह। अगर आपको ये पता लग गया कि मिथुन राशि के जातकों का लक्षण क्या है तो आप चेहरा देख के जान जाएंगे कि मिथुन राशि है। मिथुन राशि वालों का नाक के सीधे तक चेहरा जो होता है गोला और चौकोर होता है, लेकिन ठीक नीचे आते ही उसका चेहरा पान के पत्ते की तरह पतला हो जाता है। मतलब ऊपर का चेहरा तो लड़कों जैसा होता है और नीचे का चेहरा लड़कियों जैसा होता है, और उसकी नाक जो होती है तोते की तरह होती है। ये नाक थोड़ी सी ऐसे तोते की तरह होती है, और ये लक्षण मिलते ही आप समझ सकते हैं कि ये मिथुन राशि का जातक है या मिथुन लग्न में पैदा हुआ है। तो जैसे मतलब कि राशियों से व्यक्ति के व्यक्तित्व का आकलन होता है, उसी तरह से करण से भी व्यक्ति के काफी कुछ चीजों का अनुमान लगाया जा सकता है। इसीलिए करण की उपयोगिता है। तो कहने का मतलब यह है कि गर्भ करण में जन्म लेने वाले व्यक्ति को माता पिता का सुख तो रहता है, लेकिन ऐसे लोग अपने घर से प्रायः दूर माने परदेश में रहते हैं। गर्भ करण में जन्म लेने वाले लोग अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं, और गर्भ करण में जन्म लेने वाले लोग महत्वाकांक्षी होते हैं। और जिन लोगों का जन्म गर्भ करण में हुआ है उनको अगर मानसिक, शारीरिक या आर्थिक कष्ट है तो उनको पृथ्वी का पूजन करने से बहुत लाभ मिलता है। ऐसे लोगों को सुबह सोकर उठने पर पहला काम करना चाहिए कि ये देखना चाहिए कि दाईं नाक से सांस चल रही है कि बाईं नाक से। बेड पर ही देखना चाहिए। अगर दाहिनी नाक से सांस चल रही है तो दाहिना पैर पृथ्वी पर उतारकर और पृथ्वी का स्पर्श करके माथे पर लगाना चाहिए। बाईं सांस चल रही है तो बायां हाथ पृथ्वी पर रख करके माथे पर लगाना चाहिए, और उसके बाद दोनों हाथों को आपस में रगड़ करके दोनों हाथों को देखना चाहिए और कहना चाहिए, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य तु सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। ये अपने हाथ का ही दर्शन करना चाहिए। उसके बाद अगर बाईं नाक से सांस चल रही है तो पहले बायां पैर उतार करके जमीन पर रखें। अगर दाहिनी नाक से सांस चल रही है तो दाहिना पैर उतार करके पैर जमीन पर रखें। फिर इतने पे ही मैं गारंटी ले सकता हूं कि आपका पूरा दिन मंगलमय रहेगा। अब आप जहां की यात्रा करेंगे पूरे दिन सफलता मिलेगी। जो डिसीजन आप लेंगे उसमें आप कामयाब रहेंगे। जो निर्णय आपका होगा वो सही और सटीक होगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को प्रकृति के अनुकूल कर लिया है, और जब प्रकृति के अनुकूल आपने अपने को बनाया है तो प्रकृति आपको स्वीकार करके अपनी अनुकूलता आपके जीवन में देगी। इसमें कोई ऐसा उपाय तो मैंने नहीं कहा जिसमें कोई पैसा लगेगा या कोई सामग्री लगेगी। बस
आपको अपनी श्वास का पता करना है कि सूर्योदय के पहले जब आप सोकर उठ रहे हैं या सूर्योदय के बाद ही जब आप उठ रहे हैं तो आपकी कौन सी नाक से सांस चल रही है, ये पता लगाने में कौन सा आपका खर्चा लगेगा। आप पता लगा लीजिए, बाईं या दाहिनी, और जो चल रहा है उसी साइड के हाथ को जमीन पे रख करके पृथ्वी को प्रणाम कर लीजिए और वही पैर जमीन पर उतार करके खड़े हो जाइए। इतने में 1 मिनट का भी समय नहीं लगेगा और इंश्योरेंस आपके पूरे दिन का हो रहा है। ना आपको पूरे दिन चोट लगेगी, ना आपको पूरे दिन नुकसान होगा, ना आपसे पूरे दिन किसी से विवाद होगा और ना कोई गलत डिसीजन आपसे होगा। अब ये उपाय अगर हर सनातनी अपना ले, मैं कहता हूँ चलो ठीक है, आप मंदिर नहीं जा सकते, आप घर में बैठ के पूजा नहीं कर सकते, आप हवन नहीं कर सकते, आप दान नहीं कर सकते, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इतना करने में आपको क्या बुराई है। अगर हर अभिभावक अपने बच्चे को बचपन से ही इस शिक्षा में प्रवीण करे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं फिर बच्चों के भविष्य को लेकर आपको कभी रोना नहीं पड़ेगा। आजकल लोग घर बनाना चाहते हैं बच्चों के लिए, जमीन खरीदना चाहते हैं बच्चों के लिए, बैंक बैलेंस करना चाहते हैं बच्चों के लिए, लेकिन उनमें संस्कार नहीं पिरोना चाहते हैं। और मैं कहता हूं कि एक कहावत है सनातन धर्म में, पूत कपूत तौ धन का, पूत सपूत तौ धन का। बहुत धन हो आपके पास, लेकिन अगर कुपुत्र हो जाए तो सब नष्ट कर देगा, और अगर सपूत हो जाए और आप एकदम निर्धन हैं तब भी आप धनवान बन जाएंगे। तो बस मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे सभी दर्शक प्रकृति के अनुकूल बनने की कोशिश करें और अपने छोटे बच्चों में एक अच्छे संस्कार का उदय करें। ये माता पिता का प्रमुख, क्योंकि माता पिता प्रथम गुरु होते हैं, इन्हीं से बच्चों को जीवन शास्त्र की शिक्षा मिलती है। इसलिए माता पिता को इन सब विषयों पर भी बच्चों को जागरूक करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। आइए आगे बढ़ते हैं और कन्या राशि की बात कर लेते हैं। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति आपकी, कामकाज, रिश्ते और सेहत साथी क्या है आज का उपाय, आपके लिए शुभ अंक क्या है और शुभ रंग क्या है, जान लेते हैं। बुध की स्थिति को देखते हुए ये कहा जा सकता है शनि बुध की युति के कि धन कमाने के नए अवसर आपको लाभकारी होंगे, नौकरी बदलने के अच्छे अवसर मिलेंगे, अचानक आपको कोई गुड न्यूज मिल सकती है। मन शांत रखें, तनाव न लें, जल्दबाजी में कोई डिसीजन न लें वरना पछताना पड़ेगा। भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में कांसे का कोई पात्र आप दान करें। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं तुला राशि की। कैसा रहेगा आज आपका दिन, भाग्य कितना साथ देगा, जान लेते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी शुक्र ये 6ठे भाव में बैठा हुआ है, आपके 7वें भाव का स्वामी मंगल 9वें भाव में बैठा हुआ है। इसका मतलब ससुराल से कुछ आपको सहयोग मिल सकता है। यदि आप महिला हैं तो ससुराल से, यदि आप पुरुष हैं तो ससुराल से सहयोग मिल सकता है। मान सम्मान और संपर्क बढ़ने से भी आपको लाभ मिलेगा। बच्चों के साथ ज्यादा कड़ा रवैया नुकसान पहुंचा सकता है। मां की सेहत थोड़ी सी कमजोर रह सकती है। अपनी भावनाओं पर काबू रखिए, अपने इष्ट देव की उपासना करिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए मैरून है। जय मां विंध्यवासिनी। घर करण में आपको क्या काम जरूर करने चाहिए और इससे क्या लाभ होता है, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, वो कौन से काम जो जरूर करने चाहिए? देखिए, अब मैं आपको बताता हूं कि ज्योतिष शास्त्र में हर आदमी के लिए हर काम मुफीद नहीं होता है। ज्योतिष शास्त्र में जब हम किसी की कुंडली देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि लग्न से 10वें भाव पर कौन सा ग्रह प्रभावी है या चंद्रमा से 10वें भाव पर कौन ग्रह प्रभावी है। उसके आधार पर हम आगे बताते हैं लोगों को कि आपकी कौन सी फील्ड होनी चाहिए, मेडिकल फील्ड होनी चाहिए कि इंजीनियरिंग की फील्ड होनी चाहिए कि व्यवसाय होना चाहिए, क्या होना चाहिए
इन 9 ग्रहों से ही पता चलता है। इसी तरह से करण से भी एक संकेत मिलता है। इस बात पर तो मैं दावा नहीं करूंगा कि ये 100% ही लागू सबके ऊपर होता है। हो सकता है 10-20% लोगों के ऊपर न भी लागू होता हो, लेकिन अधिकांश लोगों के ऊपर लागू होता हुआ मैंने अनुभव किया है। गर करण को शुभ करण की श्रेणी में रखा गया है। इस करण में शुभ और मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं। गर करण में कोई भी नया काम शुरू करना शुभ होता है। किसी महत्वपूर्ण यात्रा की शुरुआत गर करण में करना अच्छा होता है। गर करण में शुरू किए गए कार्यों के सफल होने की संभावना ज़्यादा रहती है। गर करण में व्यक्ति अपनी सफलता के लिए कड़ी मेहनत करता है और प्रयासशील रहता है। कोई रुका हुआ काम भी गर करण में शुरू करने से लाभ मिलता है। साहस या कड़ी मेहनत करने वाले कार्यों को भी गर करण में करना लाभदायक होता है। गर करण में कोई भी शुभ या महत्वपूर्ण कार्य किए जा सकते हैं। मकान का निर्माण, प्रतियोगिता का फॉर्म भरना, शादी, सगाई, किसी नए काम की शुरुआत, गृह प्रवेश या प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम आप गर करण में कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और आगे बढ़ते हैं, वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं। कैसा रहेगा आज आपका दिन, साथ देगा भाग्य कितना आपका, जान लेते हैं। देखिए, आपका ग्रह गोचर ठीक नहीं है। आपका राशि स्वामी मंगल 8वें घर में मृत्यु भाव में है और आपके धन भाव का स्वामी बृहस्पति अपने भाव से सदाष्टक योग बना रहा है। दोनों परिस्थितियां बुरी हैं। ऐसे में आज शाम तक अप्रत्याशित खर्चे आपके सामने बढ़ सकते हैं। विदेशी कारोबार अगर आपका है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, तो उसमें आपको लाभ मिल सकता है और बच्चों के कारण परेशानी भी हो सकती है, जिसके कारण आपका मन विचलित हो सकता है। एक बात कहूँगा, डर, शंका और लालच, ये तीनों चीज़ों से आपको बचना चाहिए। किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई पेड़ लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए स्लेटी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं धनुराशि की। क्या कहता है धनुराशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का दिन आपका, जान लेते हैं। धनुराशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि देखिए भाई, आपका राशि स्वामी बृहस्पति है जो अपने राशि से 6ठे भाव में बैठा हुआ है। तो ये बात तो आप भी समझते होंगे कि ऐसे में आज आपके ज़रूरी कामों पर पैसा खूब खर्च होगा और आपका आत्मविश्वास कार्य क्षेत्र में आपको सफलता दिलाएगा। अपने ही आपकी परीक्षा लेंगे। घर में कलेश संभव है, लेकिन सेहत ठीक रहेगी। अपने मूल्यों से समझौता ना करें। किसी वेद पाठी ब्राह्मण को वस्त्र दान करें। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं मकर राशि की, जान लेते हैं कि आज आपका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, मकर राशि को जब हम देख रहे हैं तो मकर राशि से व्यय भाव का स्वामी बृहस्पति है। वो अपने भाव से सदाष्टक योग बना रहा है। ऐसे में फिजूल खर्ची नुकसान कराएगी। लक्ष्यों को पूरा करने के लिए दिन ठीक है। परिवार में कलेश हो सकता है। सुबह खुली हवा में टहलने का प्रयास करिए, जिससे तनाव में कमी आए। भाग दौड़ बढ़ेगी, लेकिन अपनी सेहत का ध्यान रखिए। दुर्गा कवच का हो सके तो पाठ करके घर से निकलिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। आइए कुंभ राशि की बात कर लेते हैं, जानते हैं कि आज आपका भाग्य कितना साथ दे रहा है। कुंभ राशि में सूर्य, बुध, शनि 3 ग्रहों की स्थिति है। भाग्य शुक्र है जो इससे द्वितीय द्वादश की स्थिति में है। ऐसे में अगर आप किसी अनुभवी व्यक्ति से बिना सलाह लिए कोई निवेश करेंगे तो नुकसान हो सकता है
और आपको प्लानिंग के तहत काम करना चाहिए, योजना बनाकर काम करना चाहिए, वरना तनाव बढ़ सकता है। जीवन साथी से बेवजह बहस हो सकती है। खान पान का ध्यान रखिए, कोई नशा न करिए, समय बर्बाद मत करिए और वृद्धाश्रम में मीठे चावल दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब मीन राशि की बात करते हुए जान लेते हैं कि आज आपका दिन कैसा रहेगा, भाग्य कितना साथ देगा। देखिए, मीन राशि में शुक्र तो यद्यपि उच्च का होकर के बैठा हुआ है, लेकिन साथ में राहु भी चिपका हुआ है और सप्तम भाव में चंद्रमा केतु के साथ है। चंद्रमा केतु के साथ होता है और उसकी दृष्टि जब पूरी लग्न पर पड़ती है, राशि पर पड़ती है, तो आदमी की सोचने समझने की क्षमता जो होती है वो थोड़ी सी अच्छी नहीं रहती है। तो ऐसे में मैं आपको ये सलाह दूंगा कि अगर आप कहीं पैसा लगाना चाहते हैं तो भाई जरा सोच समझ करके ही निवेश करिएगा, वरना डिसीजन गलत हो सकता है। आपका आत्मविश्वास कार्य क्षेत्र में आपको संभालेगा। पारिवारिक तनाव आपके काम में मन नहीं लगने देगा। माँ की सेहत का ध्यान रखना जरूरी, समझदारी से निवेश करना होगा। सरसों के तेल में अपना चेहरा देखकर उसे दान करें। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं आज के हमारे लक्की ईमेल कुंडली विजेता की। और आज के हमारे ईमेल कुंडली विजेता हैं प्रयागराज के रहने वाले अनुज कुशवाहा। इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। अनुज, स्वागत और मुबारकबाद आपको। डिटेल पंडित जी के पास है आपकी, अपने सवाल कीजिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा मेरा नाम अनुज कुशवाहा है। मेरा प्रश्न है कि क्या मेरा इस साल एसएससी सीजीएल में सरकारी नौकरी लगी? और दूसरा प्रश्न है मेरा मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। देखिए, पहले प्रश्न का जवाब तो ये है कि शनि और मंगल खडाष्टक योग बना रहे हैं। बिल्कुल कोई सरकारी नौकरी का योग नहीं है। मैं व्यर्थ में आपको समय बर्बाद करने का सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि आपके आजीविका भाव का स्वामी शनि व्यय भाव में बैठा हुआ है और आपके आजीविका भाव में नीच राशि का बृहस्पति बैठा हुआ है और आपका मंगल लग्नेश है और आपका आजीविका भाव का स्वामी शनि है। दोनों का सदाष्टक योग है। कुंडली आपकी आपके फेवर में संकेत नहीं कर रही है, इसलिए आप प्राइवेट सेक्टर में अपने भाग्य को आजमाएं। जहां तक आपके मानसिक स्वास्थ्य का प्रश्न है तो पक्की बात बता रहा हूं आपको कि आपका शनि केतु के साथ है और शनि की दृष्टि सूर्य पर पूरा है। अगर आप सूर्योदय के समय उठ करके और सूर्य को जल दें और रोज 24 बार हाथ को ऊपर रख के गायत्री मंत्र हंसते हुए बोलें, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, चिल्ला के बोलें। मैं गारंटी के साथ कहता हूं 24 दिन के बाद आपकी एंजाइटी ठीक हो जाएगी और बहुत जल्दी आपकी दवाइयां बंद हो जाएंगी। और ये नियम अगर आपने अपना लिया साल 2 साल 3 साल के लिए, तो जिंदगी में कभी मेंटल प्रॉब्लम तो हो ही नहीं सकती है। ये प्रॉब्लम तब होती है जब हमारे चक्र एक्टिवेट नहीं होते हैं। जब हमारे चक्र एक्टिवेट होते हैं तो ये प्रॉब्लम अपने आप खत्म हो जाती है और शरीर की निगेटिविटी मलमूत्र से बाहर हो जाती है। अगर आप गायत्री मंत्र हंसते हुए केवल 24 बार बोलना है यार, 2 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगेगा अनुज, और इसको करके देखो, आपको खुद सनातन धर्म के चमत्कार का विश्वास हो जाएगा। लेकिन उस समय चाहे जो भी आपकी मन स्थिति हो, हंस करके बोलने की कोशिश करो और दोनों हाथ ऊपर टाइट उठा करके रखो और पूरब मुंह करके अपने पूजा स्थान में खड़े होकर के या बैठ करके, दोनों स्थितियों में कर सकते हो। जय मां विंध्यवासिनी। वो कौन सी ऐसी आदतें हैं जिनसे राहु रूठ जाते हैं और फिर उनका प्रकोप हमें झेलना पड़ता है? साथ ही किन उपायों से मान जाएंगे राहु और देंगे शुभ फल? आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। जो लोग सुबह उठने के बाद अपना बिस्तर अस्त व्यस्त छोड़ देते हैं, बिस्तर को ठीक से फोल्ड नहीं करते हैं, जो लोग पूरे दिन अपने बिस्तर गंदे और खराब रखते हैं, उनका राहु अशुभ फल देता है। जो लोग अपने कमरे में अपने कपड़े फैला कर रखते हैं,
उनका भी राहु और शनि दोनों खराब हो जाता है। जो लोग कम उम्र में ही नशे के आदी हो जाते हैं, कहीं न कहीं राहु उनकी कुंडली में भी अशुभ होगा। जो लोग अपने घर में आए किसी भी व्यक्ति को पानी नहीं पूछते हैं, उसका राहु तो खराब होगा ही होगा। ऐसे लोगों के घर में बार बार अचानक संकट आते ही रहेंगे। राहु रूठ जाए तो जीवन में दुर्घटनाएं बढ़ने लगती हैं। जिन लोगों का राहु खराब होता है वो लोग झूठ बहुत बोलते हैं। ऐसे लोग गलत संगत और गलत कार्यों की तरफ आकर्षित होते जाते हैं। अपनी आदतें सुधारने और राहु से सुख पाने के लिए कुछ उपाय करें। भगवान शिव और काल भैरव की उपासना करें। रसोई घर में बैठकर भोजन करें। शरीर में पानी की कमी ना होने दें। गलत कार्यों से दूर रहें। अपनी संगत को ठीक रखें। किसी भी तरह का एडिक्शन, नशा ना करें। झूठ, छल, कपट से दूरी बनाएं और ध्यान रखें अपने बेडरूम में जूते चप्पल फैलाकर न रखें। फटा मोजा, फटा जूता और फटे कपड़े ना पहने। इससे निश्चित रूप से आपको राहु के शुभ फल की उम्मीद की जा सकती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, आज पंडित जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी आपको दी, गर्करण के बारे में, कि गर्करण में जन्मे लोगों का व्यक्तित्व कैसा रहता है और क्या है गर्करण, ये सब बताया। और साथ ही राहु क्यों रूठ जाते हैं ये भी बताया। तो जो पंडित जी ने आपको बताया है, तो राहु अपना रूठने ना दे और उन बातों का ध्यान रखें। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा विषय आपको पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेर उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।